जय हिंद दोस्तों। हम 13 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और इसकी पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिंच ब्लैक में भागीदारी ली है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था पिंच ब्लैक युद्ध अभ्यास। पिंच ब्लैक अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में इसका आयोजन हुआ है और एयरफोर्स का यह अभ्यास है। एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसमें भारत से C-17 ग्लोब मास्टर विमान ने, सुखोई लड़ाकू विमान और IL-18 हवा में फ्यूल भरने वाला विमान है, इनके द्वारा इसमें भाग लिया गया है। डार्विन शहर में इसका आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। वज्रपहार और कोप इंडिया अभियान और तर्कस अभ्यास, ये तीनों किसके मध्य होते हैं? भारत USA के मध्य आयोजित होते हैं। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास, यह इंडिया और ब्रिटेन के मध्य होता है। गरुड़, वरुण और शक्ति युद्ध अभ्यास, यह भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। जो शक्ति युद्ध अभ्यास है, अभी हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पर? उमरोई मेघालय में हुआ था। जो बोंगो सागर है और संप्रीति अभ्यास, ये किसके साथ होते हैं? तो ये इंडिया बांग्लादेश के मध्य होते हैं, बोंगो सागर और संप्रीति युद्ध अभ्यास। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। होपेक्स मिशन, ये भारत और मिस्र के मध्य आयोजित हुआ है। नोमडिप एलिफेंट अभ्यास, यह भारत और मंगोलिया के मध्य आयोजित होता है। रिम्पेक अभ्यास, यह USA के हवाई द्वीप पर आयोजित हुआ है। रिम्पेक युद्ध अभ्यास। मैत्री अभ्यास, यह इंडिया और थाईलैंड के मध्य होता है। और जो इंडिया और थाईलैंड के मध्य अयुत्या युद्ध अभ्यास है, अयुत्या, यह भी आयोजित होता है। दोस्ती 16 युद्ध अभ्यास, यह भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य भी आयोजित हुआ है। अगर स्लिनेक्स की बात करें और मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास की, तो यह भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास है, स्लिनेक्स और मित्र शक्ति। मालाबार युद्ध अभ्यास, यह किसके मध्य होता है? तो जो क्वाड देशों का संगठन है जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA शामिल है, इनके मध्य मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। और कौन सा संगठन है? क्वाड संगठन है यह। एकता एवं एक्वेरिन युद्ध अभ्यास, यह भारत और मालदीव के मध्य आयोजित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी को प्रक्षेपित करने की घोषणा किसने की है? यह नासा के द्वारा की गई है। एलियन हंटिंग टेलीस्कोप, इसका नाम है हैबिटेटेड वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी। यह लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा 2040 तक और ये एलियन हंटिंग टेलीस्कोप होगा, अर्थात इसके द्वारा एलियन हंटिंग टेलीस्कोप के द्वारा जो दूसरे ग्रह पे प्राणी रहते हैं जिन्हें हम एलियन कहते हैं, उनकी खोज का प्रयास किया जाएगा इसके द्वारा, इसलिए इसका नाम एलियन हंटिंग टेलीस्कोप है और इसे सुपर हब्बल टेलीस्कोप भी कहा जाता है। अब हम लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। सुनीता विलियम्स अभी हाल ही में किस कंपनी के स्टार लाइनर वाहन से अंतरिक्ष में गई है? तो ये बोइंग कंपनी का एक था स्टार लाइनर जो वाहन, उसके द्वारा गई है अंतरिक्ष में इस रॉकेट के द्वारा। नासा का मेगलन मिशन, यह किससे संबंधित है? शुक्र से संबंधित है नासा का मेगलन मिशन। शुक्र ग्रह को इवनिंग मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, अर्थात सांझ और भोर का तारा, और ये सबसे गर्म ग्रह है हमारे सौरमंडल का शुक्र ग्रह। नासा का परसिवरेंस रोवर, ये कहाँ पर भेजा गया था? मंगल ग्रह पर भेजा गया है। और भारत ने मंगल ग्रह पर कौन से रॉकेट से अपना प्रक्षेपण किया था या किस रॉकेट को पहुंचाया था? तो PSLV C-25 के द्वारा अपना मंगल मिशन है भारत ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। अगर मंगल ग्रह की बात करें तो इसके दो उपग्रह कौन कौन से? तो फोबोस और डिबोस, फोबोस और डिमोस, ये दो ऐसे उपग्रह है किसके? मंगल ग्रह के। और अगर सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें वो किसका है? तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल में और उसका नाम क्या है? गैनीमेड। जो गैनीमेड उपग्रह है ये बृहस्पति का और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि ऐसी प्राइवेट कंपनी कौन सी है जिसका अभी हाल ही में अंतरिक्ष में रोवर पहुंचाया है पहली बार, वो किस देश की कंपनी है और उस कंपनी का नाम क्या है। चंद्रयान 3 इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी कब? 23 अगस्त को हुई थी, इसलिए हमने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। और जिस स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, अर्थात जिस पॉइंट पर यह उतरा था, उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। हमारा चंद्रयान सेकंड जिस पॉइंट पर क्रैश हुआ था, उस पॉइंट का नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया है। और चंद्रयान फर्स्ट जहाँ पर गया था चंद्रमा पर, उसका जवाहर पॉइंट नाम रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट और 6000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? बेन स्टोक्स ने हासिल की है। टेस्ट मैच में ऑलराउंडर ऐसे जिन्होंने 6000 रन और 200 विकेट बनाए, ऐसे तीसरे व्यक्ति कौन बन गए? तो वह बेन स्टोक्स बन गए इंग्लैंड के। पहले व्यक्ति थे गारफील्ड सोबर्स और ये वेस्ट इंडीज के। दूसरे व्यक्ति थे जैक कालिस, ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे। और तीसरे बने अभी बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है। जेम्स एंडरसन ने अभी हाल ही में संन्यास लिया, ये कहाँ के खिलाड़ी? इंग्लैंड के। लल्लन टॉप प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता भारत रहा है। इसका आयोजन USA और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। 9वें क्रम का यह आयोजन था इस बार
और इससे पहले भारत 2007 में भी वर्ल्ड कप को जीत चुका है। और उस समय इसका होस्ट कौन था, कहाँ आयोजन हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका उस समय होस्ट था 2007 में। और 2024 में अभी भी जीता है दक्षिण अफ्रीका को पराजित करके। डेविड वार्नर ने अभी संन्यास लिया, यह किस देश से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया के। और जो अभी ये T20 वर्ल्ड कप हुआ इसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे, तो ये बुमराह मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। T20 वर्ल्ड कप 2024 में लगातार 2 हैट्रिक लगाने वाले एकमात्र गेंदबाज कौन है जिन्होंने एक साथ में मतलब एक ही T20 वर्ल्ड कप में 2 बार 3-3 विकेट लिए एक साथ, तो ये पैट कमिंग्स है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। जून 2024 में प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है जून 2024 के लिए, तो यह बुमराह और स्मृति मंदाना, मेल में बुमराह को और फीमेल में स्मृति मंदाना जी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मशीन को कहाँ प्रारंभ किया गया है, अर्थात डीप ड्रिलिंग की जाएगी धरती के अंदर, तो इसका मिशन महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ है। डीप ड्रिलिंग मिशन महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ है। इसके तहत 6 किलोमीटर गहराई में ड्रिलिंग की जाएगी, अर्थात 6 किलोमीटर अंदर गहराई में ड्रिलिंग करेंगे और इससे जो भूकंप की समझ है इसको बेहतर करेंगे, अर्थात भूकंप को समझने के लिए यह ड्रिलिंग की जाएगी। और महाराष्ट्र का जो कोयना लातूर महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र में यह ड्रिलिंग की जाएगी। और बोरहोल रिसर्च लेबोरेटरी है, इसके द्वारा यह ड्रिलिंग का कार्य किया जाएगा। लल्लन टॉप प्रश्न है, लोनार झील कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी। अगर देखें कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है, कहाँ से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ है भीमा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। त्रयंबक की पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। और गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ देखें तो इंद्रावती, मंजरा, प्रवरा, प्राणहिता, वेनगंगा और पेनगंगा इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। और इंद्रावती नदी पर एक प्रमुख जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम आपको बताना है कि इंद्रावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है। नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो अभी हाल ही में कृषि जो क्षेत्र है उसके क्षेत्र में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, तो महाराष्ट्र को मिला है, अभी हाल ही में इसकी रिपोर्ट आई है। और बागवानी के क्षेत्र में किसे मिला है, तो बागवानी के क्षेत्र में नागालैंड को मिला है। पशुपालन के क्षेत्र में कृषि अवार्ड किसे मिला है, तो हरियाणा को मिला है, अभी हाल ही में हमने देखा था। और कौन सी कमेटी की अनुशंसा पर मिला है, तो सदाशिव कमेटी की अनुशंसा पर मिला था। और जो कृषि में नवाचार के लिए जम्मू कश्मीर को मिला था, ये सब हमने देखा था। जीएसटी संग्रहण में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र शीर्ष राज्य जीएसटी के संग्रहण में। भारत का सबसे स्वच्छ प्रदेश कौन सा है, सबसे स्वच्छ प्रदेश महाराष्ट्र है। और सबसे स्वच्छ शहर हमारे इंदौर और सूरत है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है, 25 जून को। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाने की घोषणा की है। यह गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा घोषणा की गई है और राजपत्र गजट में इसे प्रकाशित भी कर दिया गया है। 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था देश में इंदिरा गांधी जी द्वारा। और इसमें सामूहिक गिरफ्तारियां हुई थी और जो भी फंडामेंटल राइट थे प्रमुख उनका भी निलंबन हुआ था। इसलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। आपातकाल का उल्लेख कहाँ पर है, तो भाग 18 के अंतर्गत आपातकाल का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य इसका उल्लेख है भाग 18 में। और आपातकाल लगाने के क्या 3 मतलब जो आधार है वो 3 आधार है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के। आर्टिकल 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण और पहले आंतरिक अशांति के आधार पर भी लगाया जा सकता था। लेकिन तीसरा जो है अब 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह को शामिल कर लिया गया है। अब आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन से। और कैबिनेट की लिखित अनुमति के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, यह भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया है। इसके पहले यह नियम नहीं था। और जब देश में आपातकाल लगेगा तो फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो अनुच्छेद 20 और 21 है, 2 ऐसे अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 20 और 21वां अनुच्छेद जो 21 अनुच्छेद है यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इनको छोड़कर बाकी जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनको निलंबन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन ये 2 फंडामेंटल राइट निलंबित नहीं हो सकते। लोकसभा की अवधि कितनी बढ़ाई जा सकती है आपातकाल के समय में, तो एक बार में 1 वर्ष के लिए लोकसभा की अवधि बढ़ा सकती है संसद।
और ऐसा कितनी बार भी कर सकती है। लल्लन टॉप प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस यह पहली बार मनाया गया है, किस दिन मनाया गया? 25 मई को। और 24 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है पहली बार इसमें? तो मरखोड़ दिवस मनाया गया है पहली बार। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमने ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है कि क्या मतलब जो हमारे आपातकाल में फंडामेंटल राइट है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको किस तरीके से ट्रीट होगा, तो यह हमने जर्मनी से लिया है। तो ये निलंबित हो जाएंगे आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, बाकी हमारे मूल अधिकार। अभी तक भारत में आपातकाल 3 बार लगा है, 1962 में जब हमारा चीन से युद्ध हुआ है, 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और 1975 में यह आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है अभी तक एक बार भी। ऐसा कौन सा आपातकाल है जो भारत में नहीं लगा? तो वित्तीय आपातकाल जो भारत में एक बार भी नहीं लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? तो केरल में प्रारंभ किया गया है नाबार्ड के द्वारा। एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम नाबार्ड ने प्रारंभ किया है कहाँ पर? केरल में। और केरल के किस गांव से? तो कुल्थुपुझा गांव है, यहाँ से इसे प्रारंभ किया है। जो आजीविका है उसको बेहतर करने के लिए और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यह नाबार्ड के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नाबार्ड की बात करें, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है शिवरमन समिति की अनुशंसा पर। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं, एसटी आयोग का उल्लेख किसमें? अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख तो इसका अनुच्छेद 338A में है, और गुण 90 संविधान संशोधन के द्वारा इसे एक अलग आयोग बनाया गया अनुसूचित जनजाति आयोग को। और अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 338 में, अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग का है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास अर्थात जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, यह 102वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था, और आर्टिकल 338 के तहत 338B के तहत इसे एक संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया है। जनजातीय आवास मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? तो जुएल ओराम जी है। ट्राइफेड की स्थापना किस अधिनियम से होती है? तो 1987 के अधिनियम से ट्राइफेड की स्थापना होती है, और इसका फुल फॉर्म है ट्राइबल फेडरेशन। और ये जो भी जनजातीय उत्पाद होते हैं उनके विपणन का कार्य करता है। हुनर और स्वदेश प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो हुनर और स्वदेश प्रदर्शनी ये जनजातियों से संबंधित जो उनकी कला है उनसे संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन UAE दुबई में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 800 साल पुरानी चीमू सभ्यता के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं? तो पेरू में खोजे गए चीमू सभ्यता के अवशेष। पेरू देश यह दक्षिण अमेरिका का देश है। एक 800 साल पहले के अवशेष प्राप्त हुए यहाँ पे चीमू सभ्यता के। और जो हमारे अवशेष है उनको किस विधि के द्वारा हम देखते हैं कि ये कितने वर्ष पुराने हैं? तो उसके लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, कार्बन 14 का। चीमू सभ्यता ये कहाँ की? पेरू की देश की सभ्यता है। और शमशान में या दफनाने के साक्ष्य यहाँ से प्रारंभ हुए। जो दफन की हुई थी लाश, वहाँ पर झुमके कंगन भी साथ में प्राप्त हुए, जिससे यहाँ अनुमान लगाया इन्होंने कि हिंसक मौत हो सकती है, किसी को जबरदस्ती बांध कर उसके साथ इस तरीके से दफनाया गया होगा। चांद स्थान है यहाँ पर। जो चीमू सभ्यता है इसकी राजधानी भी रहा है यहाँ पर जो चांद स्थान है यह। अगर हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो इसमें प्रमुख देश आपको देखने को मिलेगा अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। अगर आप पेरू देखोगे तो इसकी राजधानी लीमा है। यहाँ पर एक जीव पाया जाता है लामा नाम से, जिसकी आरबीसी में केंद्रक होता है। 2 ऐसे जीव कौन से जिनके आरबीसी में जो है केंद्रक होता है? तो एक लामा है और एक ऊँट है जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है। टिटिकाका झील, तो यह आप देखोगे पेरू और बोलिविया की सीमा पर है टिटिकाका झील, और ये विश्व की सबसे ऊंची बोटिंग झील है, अर्थात नौकागम्य झील है टिटिकाका, विश्व की सबसे ऊंची, और ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। चिली में अटाकामा मरुस्थल स्थित है, यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। अर्जेंटीना में पेटागोनिया का मरुस्थल है, यह एक शीत मरुस्थल है। हम्बोल्ट की जलधारा कहाँ पर प्रभावित होती है? पेरू के तट पर प्रभावित होती है। इक्वाडोर में कौन सा ज्वालामुखी? माउंट कोटोपेक्सी ज्वालामुखी स्थित है यहाँ। एंजिल जलप्रपात यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और वेनेजुएला में यह स्थित है। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं, यूपीआई को स्वीकार करने वाला प्रथम दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? तो यह पेरू है। अगर पूछ ले कि प्रथम यूरोपीय देश कौन सा है यूपीआई को स्वीकार करने वाला, तो वह फ्रांस है। और प्रथम अरब देश कौन सा है? तो वह UAE है। बोलिविया और पेरू की सीमा पर कौन सी झील है? टिटिकाका झील है, अभी हमने देखा है।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है? तो पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है वित्त आयोग के द्वारा। 16वें वित्त आयोग, इसका कार्यकाल 2026 से 2031 तक रहने वाला है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है और इसके सचिव कौन है, यह महत्वपूर्ण है, तो यह ऋत्विक रंजन जी है इसके सचिव है वित्त आयोग के। सलाहकार परिषद की स्थापना की गई है। जो 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो पूनम गुप्ता जी इसकी अध्यक्षता करेगी। इसमें जो सुझाव है इसके लिए इसका गठन किया गया है सलाहकार परिषद का। फर्स्ट जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे और हमारा 15वां वित्त आयोग जो वर्तमान में एनके सिंह जी नंद किशोर जी इसके वर्तमान में प्रमुख है। लल्लन टॉप प्रश्न है, परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें तो पी राधाकृष्णन समिति का निर्माण किया गया है एनटीए के द्वारा। राष्ट्रीय लेखा के लिए आधार वर्ष तय करने के लिए कौन सी कमेटी का निर्माण किया गया है? विश्वनाथ गोल्डर समिति का निर्माण किया गया है। जो हमारा अभी वर्तमान में आधार वर्ष है 2011-12, इसे चेंज करने के लिए इसका गठन किया गया है। नई शिक्षा नीति किसकी अनुशंसा पर लागू हुई थी? कस्तूरी रंगन समिति की अनुशंसा पर। बीजी खरे समिति यह किससे संबंधित है? तो राजभाषा आयोग से संबंधित है बीजी खरे समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो यह राजस्थान सरकार ने की है। सीएम मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान ने प्रारंभ की है। जो 10 जुलाई को यहाँ पर दिया कुमारी जो यहाँ की वित्त मंत्री, इनके द्वारा बजट पेश किया गया, उसमें इस योजना का उल्लेख था। यह गाय भैंस भेड़ बकरी को 5 लाख रुपए तक के बीमा से संबंधित है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, और इससे 21 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाएगा। और 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा अभियान अपनाने वाला भारत का पहला राज्य भी कौन सा है? तो यह राजस्थान है। लल्लन टॉप प्रश्न है, गेंस अभियान अभी हाल ही में जो हमने देखा था कल जी से, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स त्वरित नवाचार पोषण अभियान, अर्थात जो नवाचार है उनको पोषण देने के लिए इस अभियान को प्रारंभ किया गया है गार्डन शिप बिल्डर्स के द्वारा। शहर अभियान, यह कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? शहर कार्यक्रम, तो महिला उद्यमिता के लिए इसे प्रारंभ किया गया है शहर कार्यक्रम को। स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका विस्तार कर दिया गया है 31 मार्च 2025 तक। और पहला स्मार्ट सिटी कौन सी थी? तो यह भुवनेश्वर थी पहली स्मार्ट सिटी, और अंतिम 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? शिलोंग है, जो मेघालय की राजधानी है। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना अभी आंध्र प्रदेश के द्वारा लागू की गई है और यहाँ के सीएम अभी कौन बने? चंद्रबाबू नायडू बने, और इनके द्वारा यह यहाँ पर चलाई गई है एनटीआर भरोसा पेंशन योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने लॉन्च किया है? तो यह आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है वित्तीय समावेशन सूचकांक। वित्तीय समावेशन सूचकांक आरबीआई ने लॉन्च किया गया है और इसमें कहा गया है कि 2023 में 60.1 स्कोर था इसमें वित्तीय समावेशन में भारत का, और 2024 में 64.2। इसमें देखा जाता है कि जो वित्तीय समावेशन है अर्थात जो बैंक की सुविधा है वो कहाँ तक पहुँची है, कितने प्रतिशत लोगों तक, इसमें इसका उपयोग किस प्रकार से किया है लोगों ने और कैसी गुणवत्ता रही है इसमें, तो इसका वित्तीय समावेशन सूचकांक का इसमें आकलन किया जाता है। तो इसमें मिनिमम 0 होता है अर्थात सबसे बेकार 0, और मैक्सिमम सर्वाधिक अच्छा 100 होता है। तो 0 से 100 तक इसमें स्कोर है और इसके 3 आधार हमने देख लिए कि कैसी पहुंच रही, मतलब कहाँ तक बैंक का पहुंच रही, उपयोग किस प्रकार से लोगों ने किया बैंक की पहुंच का, और गुणवत्ता कैसी दी बैंक के द्वारा। तो पहुँचे यह 35% दिया गया, इसमें उपयोग 45% और गुणवत्ता 20% रही है। लल्लन टॉप प्रश्न है, GGI जेंडर गैप इंडेक्स इसमें किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है जेंडर गैप इंडेक्स, और 129वीं रैंक है भारत की इसमें। और जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स यह UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और इसमें भारत की 108वीं रैंक रही है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक इसे IMF द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसे जारी करता है, और 159वीं रैंक है भारत की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। मैदान सीरीज देखते हैं। मैदान सीरीज में आप पॉलिटी के प्रश्न देखेंगे महत्वपूर्ण। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1 दिसंबर 1963 को दिया गया था। इसके लिए 13वां संविधान संशोधन हुआ था, और 1 दिसंबर को यहाँ पर कौन सा हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन से मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है अर्थात केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो ऐसे 5 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। राज्यसभा में किस
राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यूपी के जो प्रतिनिधि हैं उनकी सर्वाधिक संख्या है राज्यसभा में। लोकसभा की सीट भी यहाँ पर सर्वाधिक है 80, और विधानसभा की सीटें भी यहाँ पर सर्वाधिक है, कितने 403 सीटें हैं विधानसभा की। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं मंत्रिपरिषद में? तो लोकसभा या जो भी विधानसभा है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% मंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री सहित। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बाबा कालेकर जी थे। और जो दूसरा आयोग बना था पिछड़ा वर्ग के लिए वह मंडल आयोग था। इसकी अनुशंसा पर आरक्षण दिया गया था पिछड़ा वर्ग को। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को क्यों चुना गया? 26 जनवरी की डेट को ही, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने जब लाहौर अधिवेशन हुआ था वहाँ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, इसलिए 26 जनवरी की डेट घोषित की गई या 26 जनवरी की डेट को ही चुना गया। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन होता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द, तो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो आर्टिकल 32 को कहा है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे आत्मा कहा है संविधान की। जो एकल नागरिकता है, जो एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये हमने कहाँ से ग्रहण किया है? तो ये इंग्लैंड से ग्रहण किया है एकल नागरिकता का प्रावधान। समता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त होता है हमारे संविधान में? समता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार का वर्णन है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट कब जारी की जाती है? किसी व्यक्ति को किसी अकारण अर्थात बिना मतलब कि किसी को बंधक बनाया जाता है और 24 घंटे के अगर अंदर उसे जो जज है उसके सामने, न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाएगा कोर्ट में, तो उसके विरुद्ध जारी की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, किसी को अवैध रूप से बंधक बनाने पर। संसद का सदस्य ना होते हुए भी उसमें कौन भाग ले सकता है? वह व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं होते हुए दोनों सदनों का भी संसद में भाग लेता है उनकी बैठक में, तो महान्यायवादी है। और महान्यायवादी का वर्णन आर्टिकल 76 में है। प्राक्कलन समिति के सदस्य कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति के, और जो सभी सदस्य हैं यह लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से इसमें 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पदों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाए। वर्तमान में विधान परिषद वाले राज्य कितने? 6 राज्य हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में जो विधान परिषद है, मतलब 2 सदनीय यह सदन है यहाँ पर विधानमंडल। 12वीं अनुसूची में कितने विषय है? 18 विषय है और ये नगर पंचायत से संबंधित है। और जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषय है और ये पंचायती राज से संबंधित है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज को। राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1945 को अपनाया गया था। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनकी शपथ का प्रावधान कहाँ पर है? जो 3री अनुसूची है उसमें इसका प्रावधान नहीं है। राज्यपाल की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 159 में, राष्ट्रपति की अनुच्छेद 60 और उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद 59 में प्रावधान है शपथ का। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख कहाँ पर मिलता है हमें? तो आर्टिकल 279 279A में मिलता है हमें जीएसटी काउंसिल का उल्लेख। रामनाथ कोविंद समिति का संबंध किससे? एक राष्ट्र एक चुनाव से इसका संबंध है। अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे जिसमें 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान किया है। प्रस्तावना में 3 कौन से न्याय की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है रिवीजन के लिए, और अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो और आपको लगता है कि हाँ मेरी मेहनत से मैं आपको कुछ मदद पहुंचा पा रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें और शेयर भी ज़रूर करें। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कल के प्रश्नों का रिवीजन। सफलतापूर्वक प्रक्षेपित एरियन 6 रॉकेट का संबंध किससे? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत दल के ध्वजवाहक कौन रहेंगे? तो यह पीवी सिंधु और शरत कमल रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ पर हुआ? लंदन में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? 11 जुलाई को। बैलिस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कजाकिस्तान में। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ने किसे 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? बांग्लादेश को। मी डिवाइस नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? WHO के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का
सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो अभी हमने देखा था नागालैंड को मिला है बागवानी के क्षेत्र में। हाल ही में प्रारंभ हुई त्वरित नवाचार पोषण योजना का संबंध किससे? तो हमने देखा था गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर से इसका संबंध है। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रजत शर्मा जी को। धन्यवाद। जय हिंद।